कैसे हैं आप सब? ठीक है। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा है जो कि उम्मीद करते हैं कि काम आएगा आपके। चले आगे कुछ पढ़ते हैं। हमने फिजिक्स में कुछ लीनियर पार्ट्स पढ़े हैं, लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ी है, लीनियर डायनेमिक्स भी देखी है। लीनियर से मुराद ये था कि वन डायमेंशन इन एनी स्पेसिफिक वन डायमेंशन। लीनियर के टर्म में हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लीनियर वेलोसिटी पढ़ी, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा। लीनियर के टर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने के लिए जो एजेंट कॉजिंग दैट मोशन जो कि फोर्स थी, तो वो फोर्स जो थी वो लीनियर में थी। वो किस में थी? वो लीनियर में थी। तो लीनियर की ही टर्म्स में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा और हमने फोर्स को पढ़ा। वो तमाम क्वांटिटीज लीनियर डायमेंशंस में थी। बट व्हेन वी कम टू सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तो जब सर्कुलर या रोटेशनल मोशन की बात हम करते हैं सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशंस। जब भी कोई टू डायमेंशन की बात आए और उस टू डायमेंशन में सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन की बात हो तो हम एंगुलर की बात करेंगे, लीनियर की भी करेंगे, एंगुलर की भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगुलर में लीनियर शामिल होगा, क्योंकि टू डायमेंशन में वन डायमेंशन शामिल होगा। लेकिन जब हम लीनियर की बात कर रहे थे तो वहाँ लीनियर में सिर्फ लीनियर था, लेकिन अब यहाँ एंगुलर में लीनियर है और एंगुलर है एंड देयर रिलेशन है। लीनियर, एंगुलर, देयर रिलेशन। तो काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स में हमने लीनियर टर्म्स में जब हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लीनियर में पढ़ा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने पढ़ा क्या? अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम इस्तेमाल करते थे सिंपली एस या डी, ठीक है? तो एस कह सकते हैं। इसका एंगुलर वर्जन क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका सिंबल क्या था? थीटा। इनका रिलेशन क्या था? रिलेशन क्या था? तो इनका रिलेशन था S इक्वल्स टू R theta. S and theta, they are relating with each other with a constant factor R. What is R? R is radius. Where should I draw this? This is center of the circle. This is an object moving in a circular path, and this is what? The radius of that circle. This is the angular linear displacement. This is the angular displacement. So whenever there is circular motion or rotational motion, spin motion, so there is a relation between linear and angular terms. So S equals to R theta. Then we came to linear velocity. Linear velocity, which is also called tangential velocity, like the velocity with which an object moves tangent to the circle. एक ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करना चाहता है, अगर तो वो सर्किल में मूव कर रहा है तो फिर वही वेलोसिटी सर्किल की टेंजेंट हो जाती है, बट इट ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन अ लीनियर डायरेक्शन। इसका एंगुलर टर्म क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. You should know, you should remember this.
because you might have been taught somewhere, either in my class or somewhere else. इनका रिलेशन क्या होता है आपको याद होगा, V + 2 R ओमेगा। ये सारा रिव्यू मैं आपको चैप्टर नंबर 4 का बता रहा हूँ, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक विच आई विल शो यू हियर। इसके बाद हमने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ए, इसका एंगुलर क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इनका रिलेशन क्या था, A = R। नोट दैट तमाम रिलेशन में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो सर्किल का रेडियस है, या जब सर्कुलर मोशन हो रही है तो जिस सर्किल में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस या जिस कर्व में अलोंग मूव कर रहा है उसका जो भी रेडियस बनेगा ये उसका रेडियस R है। इज इट क्लियर? तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी, ठीक है। अच्छा, अब देखें किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी कब आती है। या तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है या नॉन जीरो होती है। 0 होती है तो 0 होती है, नॉन जीरो कब होती है, डेफिनेटली व्हेन वी चेंज इट्स पोजीशन। और अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो इट मीन्स वो मूव कर रहा है। वो मूव कर रहा है, इट मीन्स इट हैज सम स्पीड और वेलोसिटी के उसकी स्पीड 0 से बढ़कर कुछ हो गई। तो जब किसी में स्पीड पैदा हो रही है तो डेफिनेटली सी बात है हम उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, उसको रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहे हैं। और जब वो मोशन में आएगा उसकी कुछ स्पीड होगी, और उसको मोशन में लाने के लिए जो जिम्मेदार है, जो जागीरदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एजेंट है, वो कौन होती है, फोर्स। दैट इज फोर्स, वो फोर्स होती है। तो किसी को लीनियर वेलोसिटी देने के लिए, उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए और उसमें लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए हमें पता है वी हैव एन एजेंट, एंड दैट एजेंट इज फोर्स। हमें एक्सेलरेशन पैदा करना है, सो वी हैव F = ma, हमें उसमें लीनियर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा करना है, सो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, एंड दैट फोर्स बिलोंग्स टू लीनियर डायरेक्शन। तो जब हमें किसी की स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट टू मोशन में लाना है, मोशन टू रेस्ट में लाना है, तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करनी है। सिमिलरली इस फोर्स का एंगुलर वर्जन क्या होगा, इट मीन्स आई मीन टू से एक पहिया जो कि सर्किल में घूमता है वो रेस्ट में है, उस पहिए को मोशन में लाने के लिए मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा। याद रखें पहिया सर्किल में घूमता है, तो जब वो सर्किल में घूमेगा तो उसमें हम लीनियर टर्म्स की बात नहीं करेंगे, हम एंगुलर टर्म्स की बात। तो उस पहिए को घुमाने के लिए मुझे उस पर फोर्स नहीं लगानी, मुझे उस पर उस फोर्स का एंगुलर वर्जन या एंगुलर टर्म लगानी है। और उस जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो इस फोर्स का एंगुलर फोर्स होगा। तो उस एंगुलर फोर्स को क्या कहते हैं, उस एंगुलर फोर्स को कहते हैं टॉर्क, और ये उसका सिंबल है टॉर्क। This is what we are heading towards our new topic, टॉर्क। फोर्स लीनियर टर्म में बात की जाती है, लेकिन जब किसी सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को रेस्ट से मोशन में लाना हो, उसको सर्किल में घुमाना हो, उसको टर्न कराना हो, तो उस पर फोर्स नहीं लगती, उस पर टॉर्क लगता है। मैंने आपको कहा एंगुलर में लीनियर शामिल होता है, तो इसका मतलब है कि जब हम बात करेंगे टॉर्क की तो टॉर्क में फोर्स शामिल होगी। यकीनन टॉर्क को बनाने वाली फोर्स है, तो फोर्स वो लीनियर डायमेंशन में आएगी, टॉर्क वो एंगुलर डायमेंशन में आएगा या एंगुलर डायरेक्शन में आएगा। सो हाय गाइस, दिस इज मी सर वहाब, अल्हम्दुलिल्लाह MSc स्पेस साइंस एंड पेनिट्रेंस टू फिजिक्स। I will teach you this topic talk in the very few minutes. So आपने अब तक क्या सीखा कि हम अब तक जो चीज़ें लीनियर में पढ़ रहे थे वही चीज़ें अब हम एंगुलर में पढ़ेंगे। तो एंगुलर में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें फोर्स का एंगुलर वर्जन, एंगुलर टर्म क्या होगी, वो होगी
क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को सर्किल में घुमाने के लिए हमें उस पर फोर्स नहीं लगानी, हमें उसमें टॉर्क लगाना है, टॉर्क प्रोड्यूस कराना है. सो दिस इज व्हाट इज अ टॉर्क. Now let's move to our real introduction of torque. So I'm here writing a definition of torque and then I'll explain you what is torque. So guys, this is what torque is. Torque जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जिसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क. देखो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही है और अगर तो वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से फिक्स नहीं है, आज़ाद है, फ्री टू मूव है, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो लीनियरली आगे बढ़ता है. तो उस पर फोर्स लगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, देयर इज नथिंग एल्स. लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से फिक्स हुआ है, किसी पॉइंट से फिक्स हुआ है और अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूँ तो वो सीधा नहीं जाएगा बल्कि वो इसके गिर्द घूमने लग जाएगा. वो घूमेगा कब? जब वो किसी फिक्स पॉइंट से बंधा हुआ है, और जब वो बंधा हुआ है तो वो जो फिक्स पॉइंट है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. जैसे कि ये एक डिस्क है और ये डिस्क जो है वो ऐसे घूम रही है, तो इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा जिसके गिर्द वो घूम रही है. बॉल स्पिन करता है, तो जो बॉल स्पिन करता है उसका भी एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके गिर्द वो घूम रहा होता है. अर्थ, ज़मीन, ये भी घूम रही है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है. दिन रात में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ज़मीन घूम रही है ना अपने एक्सिस पे. अपने एक्सिस का मतलब ये है कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इटसेल्फ अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है, एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी लाइन, एक ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द कोई ऑब्जेक्ट मुसलसल घूमता हो. और घूमेगा कब? जब आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सीधा आगे नहीं जाएगा बल्कि वो टर्न करने लग जाएगा. दिस इज कॉल्ड अ टर्निंग इफेक्ट एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क. तो अभी तक ये याद रखना कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स होगा, जब तुम उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो सीधा आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि वो उस एक्सिस के गिर्द घूमने लग जाएगा. और जहाँ उसमें टर्निंग की वजह से रोटेशन क्रिएट हुई तो वहाँ उसमें टॉर्क पैदा हो गया. इसका मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ता है. और टॉर्क जब ही प्रोड्यूस होगा कि जब वो सर्किल में घूमेगा. और सर्किल में घूमने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट का किसी सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स होना ज़रूरी है. नाउ ये तो मैंने बहुत डायरेक्ट लिख दिया, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा. बट ये फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू एफ डी. जैसे मैंने बाकी तमाम रिलेशंस बताए थे लीनियर और एंगुलर के, तो भाई ये एंगुलर और ये लीनियर, इनका रिलेशन क्या है? एफ डी. जैसे S इक्वल्स टू आर थीटा, A इक्वल्स टू आर अल्फा. सो टॉ इक्वल्स टू एफ डी या एफ आर. अगेन इसमें भी कोई एक ऐसा फैक्टर R शामिल है जिस तरह उनमें R शामिल था. ये R रेडियस नहीं कहलाएगा बट ये कुछ और कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ. फिलहाल जो रिलेशन है टॉर्क और फोर्स का वो डिपेंड करेगा टॉ इक्वल टू एफ डी. डी या आर उसको लिख सकते हैं, वो किसी कांस्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा. इफ देयर इज अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड फ्रॉम द सेंटर देन देयर इज अ टॉर्क. एंड व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? अ पॉइंट और लाइन अबाउट विच ऑब्जेक्ट स्पिन्स और रिवॉल्व. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एक बात और, अगर कोई स्पिन करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अंदर से पास होता है, और अगर कोई रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होता बल्कि जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें से पास होता है. एक एग्जांपल दूंगा सोलर सिस्टम की. तो सोलर सिस्टम में सन के गिर्द अर्थ ऐसे रिवॉल्व करते हैं, तो
अर्थ रिवॉल्व कर रहा है किसके गिर्द? सन के गिर्द। तो याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ में से पास नहीं हो रहा बल्कि सन में से पास हो रहा है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ मौजूद है? सन के सेंटर से पास हो रहा है, जिसके गिर्द अर्थ ऐसे रोटेट या रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह बात की जाए एटम के स्ट्रक्चर की, तो बात की जाए कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस को। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस में से पास हो रहा है? वो न्यूक्लियस में से पास हो रहा है। तो अगर कोई किसी के गिर्द घूमता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास नहीं होता तो फिर वो रिवॉल्व करता है, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट में से पास होता है तो फिर वो स्पिन कर रहा है। एक बार फिर बता दूं, स्पिन और रोटेट होने में क्या फ़र्क है? रोटेट होना, रिवॉल्व करना किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट में से पास हो रहा हो जिसके गिर्द कोई घूम रहा है। और स्पिन क्या है कि स्पिन में ये होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद उस ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर रहा होता है जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है। तो ये दोनों तरह की मोशनें जो हैं वो सर्कुलर मोशन होती हैं और इन सब में ही टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक हम इस बात को रखते हैं। यहाँ तक मैंने अभी आपको समझा दिया कि टॉर्क है क्या और टॉर्क पैदा कैसे होता है। इसके आगे फर्दर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये वॉल है, वॉल से ये एक रॉड हमने अटैच करी हुई है और ये रॉड ऐसे अटैच की हुई है कि यहाँ पे एक नट लगाया हुआ है। यानी ये अप डाउन ऐसे ऐसे या ऐसे है नहीं मूव कर सकती है। अगर ये रॉड ऐसे अप डाउन मूव कर सकती है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर आप इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो जाएगा। और अगर आप इसको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन या क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या कि आपने इसको रोटेट कराने के लिए फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स अप्लाई करनी है तो पहली चीज़ ये कि हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई करनी है। पहली चीज कितनी फोर्स अप्लाई करनी है। दूसरी चीज वेयर टू अप्लाई, यानी कहां फोर्स अप्लाई करनी है। तीसरी चीज एट व्हाट एंगल, यानी किस एंगल पे। टॉर्क सिर्फ डिपेंड करता है फोर्स पे, कितनी फोर्स, कहाँ फोर्स और किस एंगल पे फोर्स। तीन चीज़ें याद रखना, कितनी फोर्स यानी मैग्नीट्यूड, कहाँ लगानी है यानी पोजीशन, किस एंगल पे लगानी है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंगल। अब देखो, यकीनन इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कराने के लिए इस पे लगानी है फोर्स, यानी कितनी फोर्स, कहाँ लगानी है डेफिनेटली से। अभी मुझे एक बात बताओ, इसको मूव कराने के लिए, एफिशिएंटली मूव करवाने के लिए तुम इसको यहाँ से पकड़ के मूव कराओगे या यहाँ से पकड़ के मूव कराओगे, तो डेफिनेटली आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर फोर्स अप्लाई करोगे उसमें उतना तेज फास्ट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो फासला होता है इसे बोलते हैं मोमेंट आर्म। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोमेंट आर्म। सिंबल होता है इसका डी, यानी यहां से यहां का फासला क्या कहलाएगा?
डी कहलाएगा, इसे बोलेंगे क्या, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या हुआ कि आपने कहाँ फोर्स अप्लाई की है, कहाँ, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर। आप दरवाज़ा खोलते हैं, है ना, दरवाज़ा जहाँ से फिक्स है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप दरवाज़ा कहाँ से खोलते हैं, हैंडल से खोलते हैं। हैंडल हमेशा कहाँ होता है, बिल्कुल किनारे पे होता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता है। अगर आप उसी हैंडल को बीच में लगा देंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए टॉर्क डिपेंड करता है कितनी फोर्स लगा रहे हो, टॉर्क डिपेंड करता है कहाँ फोर्स लगा रहे हो। दो बातें, कितनी फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड, कहाँ फोर्स लगा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का फासला। इसे बोलते हैं क्या, मूवमेंट। तो इसे बोलते हैं क्या, मूवमेंट आर्म। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन है, मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन से आप जो फोर्स अप्लाई करो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि ऐसे। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो टॉर्क डिपेंड करेगा कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन से कितने एंगल के ऊपर है। बात सुनना, अगर तो आप इसको यहाँ से पकड़ते हो और यहाँ खींचते हो, इधर खींचते हो, तो क्या ये रोटेट करेगा, क्या इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आर्म है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, एंगल ज़ीरो है, ज़ीरो एंगल होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो तो उस वक्त लगाई जाने वाली फोर्स ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन है। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो लगाई जाने वाली फोर्स डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल अपने दो कंपोनेंट में एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में ब्रेक हो जाएगी। अब आप ये देखते हो कि जो एफ कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन में है, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब मुझे बताओ एफ साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा उस आर वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि जहां एंगल 90 डिग्री मिलेगा तो वो परपेंडिकुलर वाली फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी। अब अगर आप फोर्स ऐसे नहीं ऐसे लगाते हो तो इसमें 90 डिग्री वाला पार्ट ज़्यादा होता जाएगा। फिर अगर आप फोर्स टोटली परपेंडिकुलर लगाते हो तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देखो, दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। पहिया घुमाते हैं तो ऐसे घुमाते हैं, यानी कि पहिए पे फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। तो जब भी टॉर्क प्रोड्यूस करना होगा तो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप जितना दूर फोर्स अप्लाई करोगे वो आपका मोमेंट आर्म होगा, लेकिन उस पॉइंट पे फोर्स आपको हमेशा परपेंडिकुलर लगानी है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर परपेंडिकुलर फोर्स होगी तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस बात को याद रखना। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कितनी फोर्स लगानी है, कहाँ फोर्स लगानी है और किस एंगल पे फोर्स लगानी है, और इस लिहाज से टॉर्क का फॉर्मूला ये बनेगा, टॉर्क इक्वल टू आर और एफ साइन थीटा, आर और एफ साइन थीटा। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसमें एफ साइन थीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो आपकी फोर्स 90 डिग्री नहीं है, किसी भी एंगल के ऊपर है, तो उसमें टॉर्क कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस करवाएगा, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा। तो डेफिनेटली कौन करवाएगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर जाएगा। तो लिहाजा टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा कि आपने जितना मोमेंट आर्म लिया है साथ में आपका फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ये मोमेंट आर्म का वेक्टर है, ये फोर्स का वेक्टर है, तो टॉर्क का वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अगर तो इसकी दो डायरेक्शन है पॉसिबल, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि अगर तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो
इनटू द पेज, अंदर की जानिब जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो आउट ऑफ द पेज, बाहर की जानिब आएगा। वो तमाम डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन में फॉलो होती हैं, वही डायरेक्शन टॉर्क में भी फॉलो होती है। इस वीडियो में मैं अभी फ़िलहाल यहाँ तक समझा रहा हूँ टॉर्क के बारे में। इसके आगे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करूँगा। डेट्स इट, थैंक यू सो मच।